गौरी एक बहुत ही सुंदर और मेहनती लड़की थी। उसकी 5 साल की छोटी बेटी रितु भी थी। गौरी गर्मियों में बाजार में खीरे ककड़ी की चाट का ठेला लगाया करती थी और उसके हाथ की चाट पूरे बाजार में काफी मशहूर थी। लेकिन उसका पति अरुण हमेशा ही दारू के नशे में धुत रहता था। उसे अपनी पत्नी का बाजार में जाकर खीरा ककड़ी और चाट बेचना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसी एक दिन जब गौरी शाम को घर पर लौट रही होती है, तभी अरुण उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलता है। मैंने तुझे मना किया था ना कि तू अपना ठेला लेकर बाजार में खीरा ककड़ी चाट बेचने मत जाया कर, लेकिन तू मेरी बात नहीं मानती है। मैंने गलत क्या किया है? घर चलाने के लिए, अपनी बच्ची का पेट भरने के लिए पैसे भी तो चाहिए ना। तुम तो जो कमाते हो सब अपने पीने में उड़ा देते हो। मैं और मेरी बच्ची कहाँ जाए? भिखारी की तरह क्या रोड पर बैठ जाएं क्या? जब मेरा खीरा ककड़ी का चाट बेचने का ठेला इतना अच्छा चल रहा है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? अच्छा, अब तो तेरी जुबान भी चलने लगी है। रुक जा, आज मैं तुझे अच्छे से बताता हूँ कि पति से जुबान लड़ाने का नतीजा क्या होता है। आज मैं तेरे खीरे ककड़ी ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी अरुण नहीं। इतना कहकर अरुण गौरी को मारना पीटना शुरू कर देता है। गौरी की बेटी रितु ये सब देखकर बुरे तरीके से डर जाती है और अपने पापा से बोलती है। पापा, पापा मत मारो माँ को, मत मारो माँ को पापा। समझा ले अपनी माँ को कि दोबारा मेरी मर्जी के खिलाफ जाने की अगर कोशिश भी की ना, तो तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर अरुण चला जाता है और रितु अपनी माँ को पानी देती है और बोलती है। माँ, माँ आप ठीक हो ना? पानी पी लो। पिताजी आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं माँ? आप तो कितना अच्छा काम करती हैं। इतनी गर्मी में लोगों को ठंडा खीरे ककड़ी का चाट खिलाते हैं, फिर भी पिताजी आपको नापसंद क्यों करते हैं और आपके काम को? बेटा, ना जाने हम माँ बेटी की किस्मत में क्या लिखा है। तू चिंता मत कर, तेरी माँ जब तक जिंदा है तुझे कभी कोई दुख नहीं होने देगी। चल तेरे लिए खाना बनाती हूँ। इतना कहकर गौरी दर्द में तड़पती हुई अपनी बेटी के लिए खाना पकाती है। वक्त गुजरता चला जाता है। गौरी के खीरे ककड़ी के चाट के ठेला बहुत अच्छा चलता है। ऐसी एक दिन ग्राहक गौरी के ठेले पर आता है और उससे बोलता है। बेटा, एक प्लेट चाट बना दो, मसाला थोड़ा हल्का रखना। अभी बना कर देती हूँ। ये लीजिए आपका कम मसाले वाला चाट। हाँ बेटा, क्या चाट बनाया है, मजा आ गया। से खा कर दो। कितने पैसे हुए इसके? जी 10 रुपए। माफ करना बेटा, पर मैं तो अपना बटुआ घर पर ही भूल गया हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी पैसे है ही नहीं। कोई बात नहीं, आप मेरे पिता समान हैं। आप चिंता मत कीजिए। अगर आपको और चाट खाना है तो मैं एक प्लेट और बना देती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा इतना भी उपकार मेरे ऊपर बहुत है। मैं तो बस तुम्हारा दिल परख रहा था। आज के समय में अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं। ये लो पैसे, तुम 10 की जगह 50 रखो। जैसे तुमने मुझे अपना पिता कहा, तुम भी मेरी बेटी जैसी ही हो। ये लो, रख लो पैसे। इतना कहकर वो आदमी गौरी को पैसे देकर चला जाता है। गौरी अपनी मेहनत के थोड़े थोड़े पैसे घर पर जमा करके रखती है। ऐसी एक दिन गौरी जब घर पर आती है तो वो देखती है कि घर में से सारे पैसे गायब हैं। तभी शराब के नशे में धुत अरुण घर पर आता है। उसे देखते ही गौरी समझ जाती है कि जमा किए हुए पैसे किसी और ने नहीं बल्कि अरुण ने ही चुराए हैं। तभी गौरी उसे गुस्से में बोलती है। शर्म नहीं आती? खुद तो तुम कुछ कमाते नहीं हो और मेरी कमाई से भी तुम दारू पीकर आ गए। अरे तुम्हें नजर नहीं आता कि घर में तुम्हारी एक बीवी है और एक छोटी बच्ची? मैंने बोला था ना कि मत जाया कर, लेकिन तू मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती है। इसलिए मैंने किए चोरी तेरे पैसे। पता क्या करेगी? खीरे की तरह मुझे छीलेगी, मसाला लगाएगी। दूर हो जाओ। छी छी, मुझे तुम में से शराब की कितनी गंदी बदबू आ रही है। अच्छा, मुझसे बदबू आ रही है और ग्राहकों को तू बड़ा चिपक चिपक कर चाट की प्लेट देती है। अब समझ आया कि तू इतनी मशहूर क्यों हो रही है। ककड़ी बेच बेच कर ना जाने कितने लोगों से तू रोज हंस कर बातें करती है। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अपनी बीवी पर ऐसे घटिया इल्जाम लगाते हुए। कितने गिरे हुए आदमी हो तुम। एक तो अपनी बीवी की कमाई खा रहे हो, ऊपर से ऐसे घटिया बातें बोल रहे हो। मैंने अपनी इन्हीं 2 आंखों से देखा है तुझे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। झूठ तो तू बोल रही है, गंदी औरत। इतना कहकर अरुण गौरी और रितु को आधी रात को ही घर से बाहर निकाल देता है।
साथ ही अरुण गौरी के ठेले को भी बुरी तरीके से तोड़ देता है। बेचारे माँ बेटी आधी रात को एक पेड़ के नीचे चुपचाप सो जाती हैं। सुबह उठकर ऋतु अपनी माँ से कहती है, माँ, पापा ने आपके खीरे ककड़ी के ठेले को तोड़ दिया है। अब आप काम कैसे करोगे? हम कहाँ रहेंगे माँ? हम क्या खाएंगे? बेटा तू चिंता मत कर, तेरे पिताजी ने जो भी किया है उसे उनके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तू चल मेरे साथ। इतना कहकर गौरी ऋतु को अपने साथ ले जाती है और अपनी कल की कमाई के थोड़े बहुत पैसे जो गौरी ने अपनी साड़ी के पल्ले में बांधे हुए थे उससे उसे खाना खिलाती है। क्योंकि ठेला तो जरूर टूट चुका था, लेकिन अभी गौरी उसकी मरम्मत नहीं करवा सकती थी। अपने व्यापार को शुरू करने के लिए गौरी के पास एक जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसलिए वो जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करती और उससे टोकरी बनाती, जिसके बाद वो थोड़े बहुत पैसों में उसे बेच देती। उनसे वो खीरा ककड़ी खरीदकर बाजार में चाट बनाकर बेचना शुरू कर देती। अब भरी दोपहर में ऋतु को भी अपनी माँ के साथ खड़ा होना पड़ता। ऐसे एक दिन भोला नाम का एक आदमी गौरी के पास आता है और उससे बोलता है, जरा एक प्लेट चाट बना दो। जी अभी बना रही हूँ। क्या सुंदर औरत है, तभी तो लोग इतने दूर से इसके हाथों का खीरा ककड़ी चाट खाने आते हैं। और इसकी जगह इस तपती धूप में नहीं, मेरे घर में है। इसे तो अपना बनाकर ही रहूंगा मैं। ये लीजिए आपका चाट। जी शुक्रिया। चाट खाकर भोला गौरी को 100 का नोट देता है। गौरी जैसे ही बकाया पैसे उसे देने के लिए कहती है, तभी भोला गलत तरीके से उसका हाथ छूने की कोशिश करता है। गौरी को बहुत अजीब लगता है, पर बेचारी कुछ नहीं कहती। मशहूर होने की वजह से गौरी के ग्राहक दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। ठेले से होने वाली बचत से गौरी अपने और ऋतु के लिए कच्चा घर भी बनवा लेती है। वहीं भोला चाट खाने के बहाने से गौरी के पास आने लगता और एक दिन भोला उसे एक पर्ची पर अपना नंबर लिखकर देते हुए बोलता, ये लो, रख लो इस नंबर को, बस एक फोन कर देना। अरे जितनी कमाई तुम सारा दिन इस कड़ी धूप में अपनी जवानी को पिघलाते हुए खीरा ककड़ी चाट बेचकर करती हो ना, इससे ज्यादा कमाई मैं तुम्हें एक रात में दिला दूंगा। मेरे साथ चलो, दुनिया भर के सारे ऐशो आराम तुम्हारे कदमों में रख दूंगा मेरी रानी। भोला की बात सुनकर गौरी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो भोला को जोरदार थप्पड़ रसीद कर देती है और उससे बोलती है, तुमने समझ क्या रखा है औरत को? औरत क्या चुप रहेगी? खीरा ककड़ी चाट बेचकर मैं इज्जत से पैसे कमा रही हूँ। उसके लिए चाहे मुझे धूप में खड़े रहना पड़े या बरसात में खड़े रहना पड़े, मुझे मंजूर है। लेकिन तुम जैसे लोगों का मेरे ठेले पर आना, ये मुझे जरा भी मंजूर नहीं। अगर दोबारा से मेरे साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं सीधा तुम्हें पुलिस थाने में भिजवा दूंगी। गौरी की बात सुनकर भोला गुस्से से तिल मिलाता हुआ वहाँ से चला जाता है। दिन गुजरते हैं और गौरी अपना खीरा ककड़ी का चाट यूं ही बेचती रहती है। ऐसी एक शाम गौरी अपना काम खत्म करके अपने घर जा ही रही होती है, तभी रास्ते में भोला उसे घेर लेता है और उससे बोलता है, उस दिन बाजार में तू बड़ा चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी ना, भरे बाजार का फायदा उठा रही थी ना। तुझे क्या लगा तू मुझे थप्पड़ मार देगी और मैं चुपचाप चले जाऊंगा और तुझे कुछ भी नहीं कहूंगा? आज मैं तुझसे उस थप्पड़ का बदला निकालूंगा। मामूली खीरा ककड़ी चाट बेचने वाली तू जरा सी मशहूर तो क्या हो गई और तू मेरे सर पर चढ़ने लगी। आज अगर तू चिल्ला चिल्ला कर 10 लोगों को जमा करने की कोशिश करेगी ना, तो भी कोई नहीं आएगा, समझी? मैंने तुझे उस दिन भी समझाया था, हट जा मेरे रास्ते से और मुझे जाने दे। घर पर मेरी बच्ची मेरा इंतजार कर रही है। पहले तो मैं तुझसे अपने थप्पड़ का बदला ले लूं, फिर चली जाइयो जहाँ जाना है तेरे को। जितनी तू मशहूर है ना, अब तुझे मैं उतना ही बदनाम कर दूंगा। कल तक जो लोग तेरे खीरा ककड़ी चाट खाकर खुश हो रहे थे ना, अब वही लोग तेरी बदनामी करेंगे। इतना कहकर भोला गौरी को जोरदार थप्पड़ मारता है और गौरी जमीन पर गिर जाती है। भोला उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले भोला अपने नाकाम इरादों में कामयाब होता, तभी गौरी अपनी कमर से बंधे हुए खीरा ककड़ी वाले चाकू को खींचकर अपने हाथों में पकड़ लेती है, जिससे गौरी चाकू से भोला पर वार करती है और उठ खड़ी होती है। साथ ही गुस्से में बोलती है, एक औरत को भी कभी कम समझने की गलती मत करना भोला। औरत अगर जन्म दे सकती है तो जान ले भी सकती है। तू क्या मेरी बदनामी करवाएगा? मैं इज्जत का काम कर इज्जत से खाती हूँ। तेरे जैसे घटिया लोग ही होते हैं जो औरतों की कामयाबी में रुकावटें पैदा करते हैं और उन्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देते। तमाशा तो मैं तेरा लगाऊंगी, तू देख अभी। इतना कहकर गौरी भोला को चाकू के दम पर बाजार में ले जाती है और चौराहे पर जाकर सभी के सामने उसे 2-4 थप्पड़ भी मारती है, जिसके बाद भोला सभी के सामने नजरें झुकाकर खड़ा हो जाता है
और भोला का सच सभी को पता चल जाता है। गौरी के इस हौसले को देखकर सभी लोग जोरदार तालियां बजाते हैं और इस तरह हीरा ककड़ी और चाट बेचने वाली गौरी और भी ज्यादा मशहूर हो जाती है। हम आज की इस कहानी में अमीर गरीब की भूख की बात करेंगे। यहाँ भूख का मतलब सिर्फ खाने से नहीं है। जरूरी नहीं कि हर इंसान को केवल खाने की ही भूख हो। हमारी आज की अमीर गरीब की भूख की कहानी का तात्पर्य आदमी की मन की संतुष्टि, मन की जरूरत और इच्छा से है, जो कि हम अमीर गरीब दो दोस्तों की कहानी से दर्शाएंगे। समीर जो कि एक बहुत ही अमीर आदमी था, उसका खुद का बिजनेस था। वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त नरेश जो कि बहुत गरीब था और ईंटे गारे की लेबरगिरी का काम करके अपना घर चलाया करता था। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय समीर का दोस्त नरेश उसके घर आता है और हॉल में बैठी उसकी पत्नी नेहा से कहता है, नमस्कार भाभी जी, कैसी हो आप? और समीर कहाँ है? आइए ना नरेश भैया, बैठिए। समीर ऊपर ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, बस अभी आते ही होंगे। अरे हाँ भाभी, वो तो मुझे पता ही है। वो सब कुछ कर सकता है लेकिन अपना ऑफिस जाना नहीं छोड़ सकता, इसलिए तो उससे मिलने के लिए मुझे इतनी जल्दी आना पड़ा। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। इनके पास तो मुझे भी देखने का टाइम नहीं है। इन्हें आजकल सिर्फ अपना काम और पैसा जो दिखाई देता है। मुझे तो याद भी नहीं है कि कब हम लोगों ने एक साथ बैठकर खाना खाया था। भाभी जी, अब वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है, उसके पास इतना काम है, उसके नीचे इतने सारे लोग काम करते हैं, तो कहाँ उसके पास टाइम होगा। अब इसे ही तो किस्मत कहते हैं। मैं देखो वहीं का वहीं रह गया और उसे देखो आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन भैया, उस समय कुछ ना होकर भी हमारे पास सब कुछ था। आज सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है। इतने बड़े घर में अकेला महसूस होता है। नेहा और नरेश आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उसका दोस्त समीर अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आता है और अपने दोस्त नरेश को देखकर कहता है, और नरेश, तुम्हारा आज यहाँ कैसे आना हुआ? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपके दोस्त हैं, आपसे मिलने ही आए होंगे। मुझे अच्छे से पता है, जरूर इसे कुछ चाहिए होगा, तभी ये इतनी सुबह मेरे घर आया है। आप अपने दोस्त के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हैं? वो आपके बचपन का दोस्त है। आज आपके दिन बदल गए तो आप सब भूल गए। वो कब से आपसे मिलने के लिए बैठे हैं। आप लोग कब से आपस में क्या बातें कर रहे हैं, मुझे भी बताइए जरा। कुछ खास नहीं भैया, ये तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। हाँ, मैं तो पागल हूँ ना तुम्हारी नजर में हमेशा से। और बताओ नरेश, कैसा चल रहा है घर में सब? तुम्हारी पत्नी मालती कैसी है? सब ठीक है यार, बस तुझसे मिलने का मन किया तो चला आया। तुझे तो समय ही नहीं है। हाँ भाई, क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। काम ही इतना रहता है मेरे पास, किसी चीज का टाइम ही नहीं मिलता। मुझे तो बस पैसे कमाने हैं, मुझे बस पैसे की भूख है। समीर और नरेश आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक समीर का फोन आ जाता है और वो फोन पर बात करते हुए अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, जिस पर नेहा कहती है, देखा भैया, आपने देखा, यही हाल है इनका। ये यही करते हैं। पता नहीं इनको अब और कितने पैसे कमाने हैं। हमारी जरूरत अनुसार हमारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन फिर भी इनकी पैसे की भूख खत्म ही नहीं होती है। उसके आगे इन्हें किसी भी चीज की भूख नहीं है। सही कहा भाभी, जैसे मेरे अमीर दोस्त को पैसों की भूख है, वैसे ही हम गरीबों को रोटी की भूख है। अमीरों के पास पैसा तो है और सब कुछ है, लेकिन उनके पास खाने का समय नहीं है। और हम गरीबों के पास समय है तो खाने को नहीं है, न खरीदने को पैसे। नरेश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो खाली हाथ लेकर अपने घर पहुँचता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी मालती कहती है, आप सुबह के गए हुए शाम को लौट रहे हैं, उसके बाद वो भी खाली हाथ। अरे आप तो अपने दोस्त से मदद मांगने के लिए गए थे, क्या हुआ? उन्होंने क्या बोला? बोलता तो तब ना जब उससे मेरी ठीक से बात हो पाती। वो तो हमसे भी बड़ा भूखा है। हम खाने के भूखे हैं और वो पैसों के लिए। जैसे अमीर गरीब की हर चीज में फर्क होता है, वैसे ही उनकी भूख में भी फर्क होता है। आप ये सब क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सीधी बात है मालती, उनके पास खाने को खाना है तो उन्हें पैसों के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। उनके पास समय नहीं है खाने को, क्योंकि उनकी भूख पैसों से ही मिट जाती है। और हमें खाने की भूख है तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। जैसे वो अमीर लोग अपनी भूख पैसों से मिटा लेते हैं, वैसे हम गरीब लोग अपनी भूख पानी से मिटा लेते हैं। वही आज भी करेंगे। आप यही कहना चाहते हैं ना कि आप खाने का इंतजाम नहीं कर पाए, इसलिए आज हमें पानी पीकर ही सोना होगा। हाँ मालती। नरेश इतना कहकर घड़े से 2 गिलास पानी निकाल कर लाता है और अपनी पत्नी को देता है, जिसके बाद वो दोनों वही सादा पानी पीकर सो जाती हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक दिन नरेश एक साइड पर ईंटें उठाने का काम कर रहा होता है। तभी अचानक उसके आगे
एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें अपने दोस्त समीर को देखकर वो कहता है, भाई आज तू मुझसे मिलने के लिए मेरे काम की जगह पर आ गया। हाँ, वो क्या है ना, मुझे ना तुझसे काम था। ये जो बंगला देख रहा है ना तू, मुझे ये बंगला चाहिए और इसका मालिक से बेचने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन वो तुझे बहुत मानता है। अगर तू उससे कहे तो शायद वो तैयार हो जाए। यार तू कितने बंगले खरीदेगा? तुझे बंगलों की इतनी क्या भूख है? जब देखो आए दिन इतने महंगे महंगे बंगले खरीदता है तू और तेरी बीवी, तुम 2 ही लोग तो रहने वाले बस। अबे तुझे किसी चीज की भूख या इच्छा नहीं है तो इसका मतलब किसी को नहीं होगी। मुझे तो ये लगता है जब तक इंसान के अंदर ना किसी चीज की भूख ना हो या फिर उसे पाने की तरफ ना हो, तब तक उसे वो चीज नहीं मिलती है। भाई वो क्या है ना, जैसे हमारी हैसियत में फर्क है वैसे हमारी भूख और इच्छा में भी फर्क है। जहाँ तुझे आए दिन नए नए बंगले लेने की भूख है, वैसे ही मुझे सिर्फ एक पक्के मकान की भूख है। लेकिन मैं अपनी भूख मिटाने के लिए या अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी का फायदा नहीं उठाता। तू कहना क्या चाहता है? कोई बात नहीं भाई, तू मेरा दोस्त है, इसलिए मैं तेरी खुशी के लिए एक बार बंगले के मालिक से बात कर लूंगा कि वो तुझे अपना बंगला बेच दे। नरेश इतना कहकर अपने कामों में लग जाता है। थोड़ी देर बाद समीर भी वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और नरेश बंगले के मालिक से बात करके बंगला बेचने के लिए उसे तैयार करवा देता है, जिसके बाद कुछ दिनों में समीर उस बंगले को खरीद लेता है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ समीर और नरेश को अपनी पत्नियों के गर्भवती होने की खबर मिलती है, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और अपने गर्भवती के आखिरी महीने में समीर की पत्नी नेहा उसे कहती है, अगर आपका बाहर जाना ज्यादा जरूरी ना हो तो प्लीज आप कुछ दिन के लिए मेरे ही साथ रहिए। डिलीवरी का टाइम भी पास ही है, आप साथ होंगे तो अच्छा लगेगा। यार तुम तो जानती हो ना, एक दिन भी मैं ऑफिस ना जाऊं तो मेरा कितना नुकसान होता है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब अरेंज कर दिया है। ओके, अब मैं चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। समीर बिना नेहा की कोई बात सुने अपने पैसों की भूख के चलते अपने काम से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नरेश अपनी पत्नी के गर्भवती होने पर उसका अच्छे से ख्याल रखता है और कहता है, बस तुम जल्दी से एक बेटे को जन्म दे दो, मेरे सारे सपने पूरे होने की उम्मीद जग जाएगी। लड़का ही क्यों, अगर लड़की होगी तो आप उससे प्यार नहीं करोगे? आपको सिर्फ लड़के की ही भूख है क्या? मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। हाँ ठीक है, वो तो तब का तब देखेंगे, अभी तो मुझे बस लड़का चाहिए। वो बड़ा होकर हमारी गरीबी दूर कर सकेगा, मुझे लड़के की चाहत है। नरेश की बातें मालती को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन सीढ़ियों से उतरते समय नेहा का पैर फिसल जाता है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मालती एक सुंदर सी लड़की को जन्म देती है, जिसके बाद जहां समीर अपनी लापरवाही और अपने पैसों की भूख के चलते अपने जीवन की इतनी बड़ी खुशी को खोकर दुखी था, वहीं दूसरी तरफ नरेश अपने जीवन की इतनी बड़ी खुशी मिलने के बाद भी अपने लड़के की चाहत और उसे जुड़े भूख और लालच के कारण दुखी था। इस तरह से दोनों अपनी अपनी भूख के चलते जो उनके पास था उसकी कदर नहीं कर रहे थे। शांति अपनी मालकिन के घर में काम कर रही थी। तभी संजना की एक दोस्त शांति को देखकर संजना से कहती है, अरे यार, इन भिखारियों को तो पूरे दिन कैसे झेल लेती है? क्या करूँ यार, काम भी तो यही करते हैं और जो बचा कुचा होता है वो मैं इन्हें ही दे देती हूँ। बेचारों के पास ना तो कुछ खाने के लिए है ना ही कुछ पहनने के लिए। अब इसके कपड़े ही देख लो कैसे फटे चिटे हैं। शांति अपना मजाक बनता हुआ सुन लेती है और अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चुपचाप चली जाती है और अपने घर में अपनी बेटी को खाने के लिए देती है। और ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं। और एक दिन, अरे आटा खत्म हो गया है, अब मैं मीनाक्षी को क्या खिलाऊंगी? मैं जाकर मीना भाभी से थोड़ा सा आटा ले आती हूँ। ये सोचकर शांति मीना के घर का दरवाजा खटखटाती है। मीना भाभी, मेरे घर का आटा खत्म हो गया है, मेरी बेटी भूखी है, क्या आप थोड़ा सा आटा दे देंगी मुझे? अरे बहन, मेरे घर पर आटा नहीं है, मेरे घर खुद भी आटा खत्म हो चुका है, मैं खुद ही आटा पिसवाने लेके जा रही हूँ। इतना सुनकर बेचारी शांति उदास हो जाती है और अपने घर में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी बेटी मीनाक्षी वहाँ आकर उससे बोलती है, मम्मी मुझे भूख लग रही है, क्या घर में कुछ खाने को है? वो बेटा, अभी तो खाने को कुछ भी नहीं है, मैं तुझे मालकिन के घर पर ही खिला दूंगी, पता नहीं उधर भी कुछ बचा होगा या नहीं। इस तरह शांति अपनी बेटी मीनाक्षी को संजना के घर लेकर जाती है और शांति अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, आप कहें तो मैं खाना लगा दूं? हाँ शांति, लगा दो। शांति अपनी मालकिन संजना के लिए टेबल पर खाना लगाती है, जिसके बाद संजना खाना खाने लगती है।
थोड़ी देर बाद वो खाना खाकर उठ जाती है। तब शांति देखती है कि संजना की प्लेट में खाना बचा है। बचा हुआ खाना देखकर वो सोचती है, मालकिन ने तो खाना छोड़ दिया। मेरी बेटी मीनाक्षी काफी भूखी है, क्यों ना मैं उसे ये खाना खिला दूं? इतना सोचकर शांति संजना का झूठा खाना अपनी बेटी मीनाक्षी को खिला देती है। शाम के वक्त जब शांति और मीनाक्षी अपने घर जाती है, तब वो देखती है कि उनके घर के बाहर उनका सामान फेंका हुआ है। अरे माँ देखो, हमारा सामान तो बाहर फेंका हुआ है। आखिर हमारा सामान किसने फेंका? पता नहीं बेटा, हमारा सामान घर के बाहर किसने फेंक दिया। दोनों अपने घर का सामान उठाकर अंदर जाने लगती हैं कि तभी पीछे से सेठ आकर उनसे कहता है, अरे अरे कहाँ जा रही हो तुम ये भूल गई कि तुम्हारे पति ने मेरे पास अपने घर गिरवी रखा था। अब तुम्हारे पति तो मर चुका है और ना उसने मेरा कर्जा चुकाया ना तुमने चुकाया, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ये घर अब मेरा है। निकलो इधर से। ऐसा मत कहिए सेठ जी, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास 2 वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे जल्द ही चुका दूंगी। अरे बस भी करो, पैसे जल्दी चुका दूंगी। तुम भिखारियों के पास 2 वक्त का खाना खाने का तो है नहीं, और बड़ी आई तुम मेरे पैसे चुकाने वाले। अरे अरे पहले तुम खुद का पेट तो पाल लो, दूसरों के टुकड़े पर तो तुम माँ बेटी पलती हो। शांति कुछ बोलती, इससे पहले सेठ उसको धक्का मारकर निकाल देता है। बेचारी शांति अपनी बेटी मीनाक्षी को लेकर रोड पर भटकने लगती है। इधर उधर रहने के लिए जगह की तलाश करती है, लेकिन उसको कोई नहीं रखता और इस तरह मीनाक्षी और शांति को रोड पर ही सोना पड़ता है। देखते देखते मीनाक्षी और शांति को अपना गुजारा रोड पर रहकर ही करना पड़ रहा था। और एक दिन जब शांति अपनी बेटी को लेकर संजना के घर जाती है, तब संजना शांति से कहती है, शांति, तुम 4-5 दिन नहीं आई, इसलिए मैंने तुम्हारी जगह कोई और नौकरानी रख ली। अब से तुम यहाँ मत आना। मैंने तुम्हारा हिसाब कुछ दिन पहले ही चुकता कर दिया था, तो अब तुम यहाँ अपनी शक्ल भी मत दिखाना, समझी? पर मालकिन, अगर आप हमें काम से निकाल देंगी तो हम दोनों माँ बेटी का क्या होगा? हमारे भगवान तो आप ही है मालकिन। देखो शांति, ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन तुम भिखारियों ने तो हद ही मचा रखी है। अरे इस घर को या इस नौकरी को तुमने खुद के बाप की जागी समझ रखा है। जब मन चाहा मुंह उठाकर आ जाओ और जब मन किया छुट्टी ले लो। शांति अपनी मालकिन संजना से कुछ बोलती कि इससे पहले ही संजना उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। बेचारी शांति आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है और रोते हुए अपनी बेटी मीनाक्षी के पास जाती है। और जब मीनाक्षी अपनी माँ की आंखों में आंसू देखती है, तो वो उससे पूछती है, माँ क्या हो गया? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? मालकिन ने कुछ कहा क्या? बेटा, भगवान अभी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। माँ, अगर भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं तो इसमें रोने वाली क्या बात है? बताओ ना, आखिर क्या बात है? संजना आंटी ने ऐसा क्या बोल दिया कि जब से आप आई हैं रोए ही जा रही हैं? बेटा संजना, मालकिन ने मेरी जगह किसी और को रख लिया। अब मैं वहाँ पर जाकर काम नहीं कर सकूंगी। माँ, भगवान गरीबों के साथ ऐसा ही करते हैं। अब देखो ना, हमारे पास तो रहने का कोई ठिकाना नहीं है ना, कुछ खाने के लिए खाना भी नहीं है। हम जीवन कैसे बिताएंगे? बेटा, जिंदगी है, जिंदगी में अगर सुख है तो दुख भी उतने ही होते हैं, इसलिए हमें दोनों को ही हंसते हुए सहना चाहिए। दोनों अब एक स्टेशन पर बैठ जाते हैं और काफी समय से खाना न मिलने की वजह से मीनाक्षी और शांति दोनों ही काफी भूखे थे कि तभी उनको एक कूड़ादान दिखाई देता है और कूड़ेदान में एक बच्चा बर्गर खाकर फेंक कर जाता है। मीनाक्षी तुरंत उस बर्गर को उठाकर खाने लगती है। ये नजारा शांति की मालकिन संजना भी देख लेती है और ये देखते हुए वो खुद से कहती है, छी छी, इन भिखारियों के अंदर तो कभी भी काम करने की भावना आ ही नहीं सकती। दोनों हाथ पैर होते हुए भी हमेशा दूसरों का झूठा और कूड़ेदान से ही उठाकर खाएंगे। सही बात है, दूसरों के टुकड़े पर पलने वाले कभी खुद मेहनत कैसे कर सकते हैं? शांति की मालकिन संजना ये बात खुद से बोल रही थी कि तभी शांति वहाँ आकर अपनी मालकिन को जवाब देते हुए कहती है, संजना मालकिन,
किसी को भी शौक नहीं होता कि वो कूड़ेदान में से किसी का जूठा उठा कर खाए। और हमारे हाथ पैर हैं तो अच्छे हैं, लेकिन कोई नौकरी ऐसे ही सड़क पर नहीं पड़ी मिल जाती जो हम उठाकर काम करना शुरू कर दें। संजना कुछ नहीं बोलती और मुंह घुमाकर अपनी कार में बैठकर चली जाती है। यूं ही अब दिन गुजरते हैं और एक दिन जब संजना बाहर से घर की तरफ जाती है तब उसके पास एक कॉल आता है। संजना मैडम, आपकी फैक्ट्री और आपका पूरा बिजनेस पूरी तरह डूब चुका है क्योंकि उसमें एक बहुत भयंकर आग लग गई है। ये सुनकर मानो शांति की मालकिन संजना पर पहाड़ टूट पड़ा था और वो अपनी फैक्ट्री को देखने के लिए जैसे ही अपनी फैक्ट्री के पास जाती है तब तक वो देखती है कि उसका सब कुछ जलकर तबाह हो चुका है। लोगों की सैलरी पूरी करने के लिए अब संजना के पास कुछ नहीं बचा था। संजना अपने घर और अपनी कार को बेचकर लोगों का हर्जाना भरती है, लेकिन वो खुद रोड पर आ जाती है। संजना अब हर जगह काम तलाशती है, लेकिन उसको कहीं भी काम नहीं मिलता। ऐसे ही 4-5 दिन गुजर जाते हैं। भूख के कारण संजना की हालत बद से बदतर हो जाती है। संजना को इतनी भूख लगी थी मानो वो भूख से पागल हो रही थी कि तभी उसकी नजर एक बच्ची पर पड़ती है। वो बच्चा चिप्स खाकर पन्नी फेंक देता है और संजना तुरंत उस पन्नी को उठाकर बचे हुए चिप्स खाने लगती है। संजना वहाँ फेंके हुए चिप्स खा रही थी, तभी वहाँ शांति आती है और अपनी मालकिन संजना को ऐसी हालत में देखकर वो तुरंत अपनी मालकिन संजना के पास जाती है और संजना से कहती है, संजना मालकिन, ये क्या हो गया आपकी हालत को? ऐसे कैसे हो गए आप चलिए मेरे साथ मेरे घर। उसकी बात सुनकर संजना की आंखों से आंसू झरने लगते हैं और थोड़ी देर बाद शांति अपनी मालकिन को अपने घर लेकर आती है और शांति की मालकिन संजना शांति के घर में बैठ जाती है और शांति से कहती है, शांति, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा कितना मजाक बनाया, तुम्हारी गरीबी का मजाक बनाया। भगवान ने आज उसी की सजा मुझे दी है। नहीं मालकिन, ऐसा कुछ नहीं है। अब से आप हमारे साथ ही रहेंगी और आपका मजाक नहीं बल्कि वो मेरे लिए एक आशीर्वाद की तरह काम कर गया। उस दिन आपने हम लोगों को इतना बुरा भला कहा और देखो उस दिन ही मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल गई और नौकरी करने के साथ साथ ही मैंने ये छोटा सा खुद का घर भी खरीद लिया। हाँ शांति, अब मैं समझ चुकी हूँ कि इंसान अमीर हो या गरीब उसका मजाक कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया तो मुझे उसकी सजा आखिरकार मिल ही गई। तुमने मुझे अपने यहाँ रख कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। शांति अब अपनी मालकिन संजना को शांत करवाती है और उसको भी अपने साथ काम पर लगाती है, जिसके बाद दोनों मिलकर काम करते हैं और अपना जीवन अच्छे से गुजारते हैं।